जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 15 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 25 अगस्त 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है अभी। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे भी। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताया गया है भी सम संख्या है, सम जो अंक है उसके अंदर एक जोड़ना है, यानी इवन के अंदर तो आपको +1 करना है और विषम जो ओड है, जो विषम है उसके अंदर आपको -1 करना है। तो इसके अंदर पहले सेटिस्फाई करो इसको। तो इवन के अंदर 5 और 5 में 1 घटाओगे तो 4 और 7 में 1 माइनस करोगे तो 6, 9 में 1 माइनस करोगे तो 8, 4 में 1 जोड़ दो 5, 3 में 1 माइनस 2 और 3, और उसके बाद में ये आ जाएगा 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 और 6 में 1 जोड़ोगे तो 7। अब इसने क्या बोला है, तो बाएं से चौथा और दाएं से चौथा, बाएं से चौथा कौन सा हो जाएगा 8 और दाएं से चौथा अंक कौन सा हो जाएगा 2, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो 8 + में 2 बराबर में 10। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें आपको बताया गया है भी यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 हुए हैं तो वास्तविक समय क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में होता है 11:60 और दूसरा समय होता है 23:60। 11:60 और 23:60 ये होता है फॉर्मूला, 11:60 और 23:60। और जल प्रतिबिंब क्या होता है, जल प्रतिबिंब अगर आपको दिया हुआ हो तो आपको किसमें से माइनस करना है, तो जल प्रतिबिंब में 590 1790, 590 और 1790 इनमें से अगर 5 से कोई संख्या बड़ी है, 5 से अगर टाइम बड़ा है तो आप 1790 से माइनस कर दो, और 11 बजे से अगर टाइम बड़ा है तो आप है वो 23:60 से माइनस कर दो। तो ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए है। तो 11:60 में से आप माइनस करोगे कितना, 3:55 माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 मिनट हो गया, और 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो ये हो जाएगा 8:05 हो जाएगा वास्तविक समय। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, 11, 31, 55, 84, 119। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, ये तो ये 0 का अंतर है, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 2, यानी 20 का अंतर आ गया अभी। और यहाँ पे कितने का अंतर है, तो ये आपके पास में 24 का अंतर आ गया यहाँ पे। और उसके बाद में ये कितने का अंतर आ गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9, 29 यानी 29 का अंतर आ गया क्या। और उसके बाद में यहां से 9 में से 5 और ये आ जाएगा 11, 3, 35 का अंतर आ गया। अब अंतर का अंतर निकाल के देखो, यहाँ पे 4 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है, तो यहाँ पे 7 का अंतर होगा। तो 35 में आप 7 जोड़ोगे, 35 में 7 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा भी, 42 हो जाएगा। अब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, अब आपको 119 में 42 ऐड कर दो भी, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, और उसके बाद में 11 और 4 15 और 1 16 यानी 161 आ जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अंतर का जो अंतर है वो क्या है, क्रमवाइज चल रहा है, 4 5 6 7 इस प्रकार से। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना क्या आएगा। यहाँ पे देखो भी 43
उसके बाद में 80, उसके बाद में 117 और फिर 154 है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, और उसके बाद में 8 में से उसके बाद में से 7 में से 3 गया 4 जाएगा तो 37, यहाँ पे 37 का अंतर, यहाँ पे भी 37 का अंतर और यहाँ पे भी 37 का अंतर, तो यहाँ पे भी 37 का अंतर आएगा। तो ये आपके पास में आगे कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, और उसके बाद में 15 और 3 कितने हो जाएगा, 18 और 1 19, यानी 191 हो जाएगा भाई, 191, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी में क्या है, 37 का अंतर चल रहा है अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, कुछ व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल पंक्ति के बाएं सिरे से 8वां है, ये राहुल है, और यहां से बाएं सिरे से 8वां स्थान है किसका, राहुल का, ये लो 8वां स्थान है इधर से, ठीक है। आगे इसने बोला भी राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं, राहुल और समर के बीच में केवल 11 व्यक्ति बैठे हैं, और यहां पे देखो समर राहुल के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। समर है ना वो राहुल के दाईं ओर, तो राहुल का दाएं ये होगा इधर वाला, और दाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है, तो यहां पे समर आ गया, और इनके बीच में कितने व्यक्ति भी, 11 व्यक्ति भी इनके बीच में। उसके बाद में इसने बोला है भी मोहित, मोहित जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा भी, मोहित है ना वो जिसान के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो दाएं सिरे से बैठा है। अब ये जो किसके लिए आया है, जो जिसका जिसके लिए ये किसके लिए आता है, तो ये दूसरे के लिए आता है। यहां पे दूसरा कौन है, जिसान है, पहला कौन है, यहां पे मोहित है, तो ये जो आया ना ये जिसान के लिए आया है, यानी जिसान है ना वो दाएं सिरे पे बैठा है भी, तो यहां पे जिसान बैठा है, और इसने क्या बोला, मोहित जिसान के बाईं ओर है। अब जिसान कहां पे है, ये है, और जिसान का बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, मोहित बैठा है, तो यहां पे आप मोहित को बिठा दो भी, तो जिसान के बगल में मोहित को बिठा दो। और उसके बाद में इसने क्या बोला है, आगे देखो, समर दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है भी, समर है ना ये दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है, ये रहा समर, और ये दाएं सिरे से 9वें स्थान पर है। अब यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितनी है। अब यहां से देखो, यानी ये आपका जो राहुल है वो 8वां स्थान है, और उसके बाद में राहुल और समर के बीच में कितने हैं, 11 व्यक्ति हैं। तो मैं यहां से यानी बाईं ओर से समर का स्थान निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में 11 व्यक्ति हैं। तो 8 और 11 कितने हो गए, 8 और 11 19 हो गया, और 19 और उसके बाद में समर, एक खुद समर बच गया, तो ये टोटल यानी 20वां स्थान आ गया इसका बाईं ओर से, यानी 11 व्यक्ति तो दोनों के बीच में बैठे हैं भी। 8 और 11 कितने हो गए, 8 और 11 19 हो गया। अब 19 व्यक्ति है वो समर के बाईं ओर है, लेकिन समर का कौन सा स्थान है बाईं ओर से, 20वां स्थान है। चीजें समझ गए। अब टोटल व्यक्ति हमें क्या है, एक ही व्यक्ति की दोनों ओर से स्थान पता हो तो टोटल व्यक्ति ज्ञात कैसे करते हैं, दोनों ओर से स्थान को जोड़ दो और माइनस कर दो 1, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 28। तो टोटल व्यक्ति आपके पास में 28 है, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सर जी 1 माइनस क्यों किया, हमने 1 माइनस इसीलिए किया क्योंकि यहां पे जो समर है ना वो 2 बार काउंट हो रहा है अभी। एक बार तो ये 9वां स्थान है इसका, अब काउंट हो गया, और एक बार बाईं ओर से इसका 20वां स्थान है, तो समर यहां पे 2 बार काउंट हुआ है, इसीलिए हमने क्या है -1 कर दिया अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, ये शर्त दे रखी है, इस शर्त के आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। यदि पहला घटक एक विषम है, पहला विषम नहीं है, सम है, यहां पे देखना है, ये प्रश्न है आपका, ठीक है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा प्रतीक है, ठीक है, और पांचवां घटक एक सम है, तो पांचवां सम है क्या, 2 2 4 और एक 5, पांचवां सम है भी, तो इन दोनों यानी दूसरे और पांचवें घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए भी, आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहां पे 6 को क्या लिखेगा, R, और फिर यहां पे 8 है भी, यहां पे 8 है तो 8 को क्या लिखेगा, B, यानी दूसरे और पांचवें को तो चेंज करना है ना। और उसके बाद में प्रतिशत को क्या लिखेगा, K, और उसके बाद में यहां पे इसने प्रतिशत को K, 3 को क्या लिखेगा तो W लिखेगा, और फिर हैज को क्या लिखेगा, तो पांचवें की जगह दूसरे का स्थान आना है, दूसरे का कोड आएगा, और उसके बाद में 5 को क्या लिखेगा G, और उसके बाद में हैज को क्या लिखेगा P, और फिर 4 को क्या लिखेगा तो U। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 6 खंबे हैं, ABCDEF, और एक ही कॉलोनी में स्थित है, BC के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पे है। B है ना वो C के पश्चिम में, तो C का पश्चिम ये हो जाएगा भी, और 20 मीटर की दूरी पे, तो B 20 मीटर की दूरी पे ये लो,
उसके बाद में इसने बोला भी एफ है ना वो ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पे, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे देखो सी है ना वो ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पे है, तो सी ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में तो ये ई यहां पे आ जाएगा, तभी सी है वो उत्तर में होगा, और कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पे। उसके बाद में ये देखो जो होल्ड पे रखा था ना उसको ई एफ है ना वो ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पे है, एफ ई के दक्षिण में, तो ई का दक्षिण कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, तो यहां पे आपका एफ आ जाएगा, वो भी 60 मीटर की दूरी पे। उसके बाद में ए है ना वो बी के पश्चिम में है, अब बी का पश्चिम कौन सा है, तो बी का पश्चिम तो ये है, और यहां पे ए बैठा है और 60 मीटर की दूरी पे। आगे इसने बोला भी डी बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पे भी, अब डी है वो बी के दक्षिण में, तो बी ये रहा, और इसका दक्षिण कौन सा होगा, ये होगा, और 30 मीटर की दूरी पे है, तो यहां पे आपका कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा भाई, यहां पे डी आ जाएगा, और ये कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है। अब इसने आपको बताना भी ए है ना वो सी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो सी आपका ये रहा, और सी के सापेक्ष पूछा है, तो सी के सापेक्ष तो ये पश्चिम दिशा में, अभी ए है वो सी के सापेक्ष पश्चिम दिशा में है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, पार्वती बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 35 मीटर चलती है, तो यहां पे पार्वती बिंदु ए से चली है और दक्षिण की ओर 35 मीटर चली है, तो ये लो 35 मीटर दक्षिण की ओर चला दिया। उसके बाद में आगे इसने बोला भी वहां से वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, अब बाएं मुड़ेगी तो पूर्व की ओर जाएगी, और 60 मीटर चलती है तो 60 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी, और 15 मीटर चलती है, तो ये लो 15 मीटर चला दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, अब उसके बाद में बाएं मुड़ेगी और 90 मीटर जाएगी, बाएं मुड़ेगी तो ये पश्चिम की ओर जाएगी, और 90 मीटर तो 60 ये हो गया, और 30 इसके आगे चली जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे 30 हो गया और ये 60 हो गया अभी। उसके बाद में इसने आगे बोला भी अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, अब दाएं मुड़ेगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, और 20 मीटर चलती है, तो यहाँ पे एकदम इससे ए पॉइंट के सीध में आ जाएगी भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये 20 मीटर हो गया। क्यों, ये टोटल जो दूरी है ना ये 35 है, भी टोटल दूरी 35 है, उसमें 15 में चल चुका हूं, 15 और 20 कितने होते हैं, 35 होते हैं, तो एकदम ए के सीध में आ जाएगा। उसके बाद में डी बिंदु पे पहुंच गई, ये यहाँ पे डी बिंदु है। अब आपको बताना भी बिंदु डी बिंदु ए से कितनी, ए से पूछा है, ए से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो ये पूरा 60 है, ये 30 हो गया, तो इनके बीच की दूरी है वो 30 है, और ए के सापेक्ष डी की दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ए से है वो पश्चिम दिशा में, अभी ए से पश्चिम दिशा और 30 मीटर, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको इनमें बताना भी कौन कौन से यहाँ पे शब्द आएंगे, भी एफ है, एल है, एन है। अब इनके अंदर है वो यहाँ पे दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच एल आता है 12 पे और एन आता है 14 पे, तो ये 2 का अंतर आ गया, और यहां पे ये 3 का अंतर आ गया, एस 19 पे आता है, वी 22 पे आता है, 3 का अंतर है, और यहां पे भी 3 का अंतर है। तो दूसरा यहां पे अगर अपन देखें तो कौन सा लॉजिक लग रहा है, अभी ये 3 का, ये 3 का, सभी का ऑप्शन के हिसाब से देख लो, सभी में क्या आई आ रहा है, तो मैं पहले आई को रख दूं, यहां पे आई आ रहा है तो पहले आई को रख दूं। अब इनके बीच में कितने का अंतर है, एफ 6 पे आता है, आई 9 पे आता है, तो दोनों के बीच में 3 का अंतर है, और आई 9 पे आता है और एल है वो 12 पे आता है, तो इनके बीच में कितने का अंतर, तो यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है। ये इस प्रकार से अभी देखो एफ, फिर यहाँ पे एल, फिर एन, और उसके बाद में स्पेस, फिर एस, वी, फिर स्पेस, फिर जेड, सी, और फिर स्पेस, तो यहाँ पे ये 6 नंबर पे आता है। तो इसमें सभी में ऑप्शन में आई है, तो मैं यहाँ पे आई रख देता हूं भी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, फिर इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है, और फिर यहाँ पे 2 का अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे 3 का अंतर है, और यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ये 332 एक ग्रुप बन रहा है क्या, देखो 332 का। उसके बाद में यहां पे अपन क्या रखें, तो यहां पे 332 और फिर 332 का ग्रुप बन जाएगा, फिर 332 का, तो यहां पे 332 बनाने के लिए 3 का गैप होना चाहिए, फिर 300 यानी 33-22 का चल सकता है क्या, 33-22 का भी हो सकता है। एन के बाद में पी आ जाए यहाँ पे, ठीक है, एन के बाद में पी आ जाए, पी 16 पे आता है और एन 14 पे आता है, तो दोनों के बीच में 2 का गैप आ गया, और यहां पे देखो तो 3 का गैप आ गया, तो ये एक ग्रुप बन गया 33-22, फिर 33 और यहां पे 22 का अंतर आएगा, फिर 2 का अंतर लेने के लिए वी 22 पे आता है, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24 पे आ जाएगा एक्स, तो यहां पे 2 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में 24 और 2 26, इन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है। तो देखो
ये ग्रुप बन गया 33 22 33 22 और अब 33 का अंतर आएगा। तो यहां पे 3 का अंतर यहां पे है और 3 का अंतर आपको यहां पे करना है। तो 3 C 3 पे आता है, 3 और 3 6, तो F आ जाएगा यहां पे। तो I आ गया, फिर P आ गया, फिर X आ गया और फिर F आ गया। ये ग्रुप बन गया अभी I P X F। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी JKLMNOP 7 हास्य कलाकार है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। O और L एक दूसरे के ठीक बगल में है। अभी O और L है वो एक दूसरे के ठीक बगल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने बोला भी K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। K के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो यहां पे 2 व्यक्ति आ गया और ये K आ गया। K के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। उसके बाद में इसने बोला है भी L N के बाईं ओर, L है ना वो N के दाईं ओर ठीक बगल में है। अभी L ये रहा और ये N के दाईं ओर है। तो N के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहां से इसको थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दें इसकी। इसने बोला भी L और O है ना वो ठीक बगल में बैठा है, तो L को यहां पे रख दूं और O इस प्रकार से कर दूं। ये N के दाईं ओर ठीक बगल में, तो N को मैं यहां पे रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इसने बोला है आगे देखो भी P है ना वो K और N दोनों के ठीक बगल में भी, P K और N ये रहा आपका और K ये रहा और P दोनों के बगल में, तो इसका मतलब P दोनों के बीच में आएगा। तो यहां पे इस प्रकार से ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। अब इसने बोला भी यदि J पंक्ति के बाएं सिरे पे है, J है ना वो पंक्ति के बाएं सिरे पे, तो J आपका यहां पे आ गया। और तो दाएं सिरे पर कौन होगा? तो दाएं सिरे पे O होगा। भी दाएं सिरे पे ये देखो O होगा और एक कैंडिडेट बच गया यहां पे M, तो M आ जाएगा इसके बीच में यहां पे। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए आपको, तो नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके ऊपर है वो नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी, उसके अंदर तीनों के तीनों बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कंप्लीट नोट्स है वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप यहां पे जाकर के इसको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से इसकी जीरोक्स कॉपी, जिसे फोटोकॉपी बोलते हैं, निकलवाइएगा और बढ़िया तरीके से इसको रीड कीजिएगा। और आपसे दावा करता हूं अगर आप इसको बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से अगर आप रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो ग्रुप डी के अंदर है वो आपको 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, ठीक है ना। और एएलपी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे क्वेश्चन अपने ही नोट्स से आए हैं भी। और आपको बता दूं ये 9th और 10th जो साइंस की बुक है उसके आधार पर ये नोट्स बनाए गए हैं और मेरे द्वारा बनाए गए हैं भी। तो कंप्लीट नोट्स है, बायोलॉजी के भी कंप्लीट है, केमिस्ट्री के भी कंप्लीट है और फिजिक्स के भी कंप्लीट है, ठीक है। और बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा और आपको 20 प्लस क्वेश्चन है वो सही करने से कोई नहीं रोक सकता। और 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के अंदर, 25 के 25 क्वेश्चन अपने ही नोट्स से मिलेंगे आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भी। इट्स ओके तो बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा भी इसको। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 डिब्बे आपको दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु इसका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी और डी के बीच में 2 डिब्बे रखे गए हैं भी, सी और डी के बीच में 1 और 2, ये लो डी, ठीक है। उसके बाद में जहां सी को डी के ऊपर रखा गया भी, सी है ना उसको डी के ऊपर रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ए के ठीक नीचे है, एफ है ना वो ए के ठीक नीचे है, तो यहां पे ये लो ए और ये ए के ठीक नीचे है, वो एफ है भी। उसके बाद में इसने बोला भी जी है ना वो बी के ठीक ऊपर है भी, जी है वो बी के ठीक ऊपर है, तो ये लो जी बी के ठीक ऊपर आ गया भी। आगे इसने बोला भी बी ऊपर से तीसरे नंबर पर है भी, बी है ना वो ऊपर से तीसरा डिब्बा है, तो मैं यहां पे सेट कर दूं भी बी को, बी ये मान लो भी ये आ गया बी, ठीक है। तो जी आपका यहां पे आ जाएगा भी, जी है वो आपका यहां पे आ जाएगा, ऊपर एक नंबर है वो मैं सी को मान लेता हूं भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है भी डी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे है भी, डी आपका ये रहा और इनके बीच में डी और ई के बीच में 3 डिब्बे हैं, सॉरी 2 डिब्बे हैं, तो डी और ई के बीच में 2 डिब्बे आ गए और वो 2 डिब्बे हैं वो ए और एफ हो जाएंगे, फिर ए और एफ हो जाएंगे। उसके बाद में इसने क्या बोला है, और डी को ई के, डी है ना उसको ई से ऊपर रखा गया भी, तो ई से ऊपर रखा गया डी, कोई दिक्कत नहीं है। ई और ए के बीच में केवल एक डिब्बा है, ई और ए के बीच में एक डिब्बा है एफ।
कौन सा डिब्बा ई के ठीक ऊपर है, तो ई के ठीक ऊपर कौन सा है, तो एफ हो जाएगा भी। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके आधार पर आपको बताना भी कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। देखो अब इसमें निष्कर्ष है डी और सी बराबर है क्या, तो डी और सी है वो बराबर है क्या, तो यहां से देखें तो सी आपका ये रहा भी, डी आपका ये रहा, यानी बी से डी बड़ा है, बी से डी बड़ा है और बी से सी बड़ा है, तो इसका मतलब ये अपन नहीं बता सकते भी, यहां पे ये प्रूव नहीं हो रहा भी डी और सी बराबर है क्या, ठीक है। उसके बाद में बी से टी बड़ा है क्या, बी से टी बड़ा है क्या, तो यहां से अपन देखें तो ये देखो भी बी से सी बड़ा है, बी से सी बड़ा है और सी से टी या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो ये बात सही है भी, यानी बी से सी बड़ा है और सी और टी अगर दोनों बराबर भी होते हैं ना तो भी टी बड़ा होगा बी से, और यहां पे इसने ये बोल रखा है भी सी से या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, तो यहां पे अपन ये बात है वो सही मानेंगे भी, यानी 2 नंबर जो निष्कर्ष है वो आपका सही है, पहला गलत है इसमें, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए बी सी डी ई एफ और जी प्रत्येक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर के उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होनी है। सी की परीक्षा वो मंगलवार को है, तो सी की परीक्षा ट्यूसडे को होगी। उसके बाद में इसने बोला भी ए और जी की परीक्षाओं के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है भी, ए और जी की परीक्षा के बीच में, ए और जी की परीक्षा के बीच में केवल एक छात्र की परीक्षा है। उसके बाद में इसने बोला भी ए की परीक्षा जी की परीक्षा से ठीक पहले है, ए की परीक्षा है वो जी की परीक्षा से पहले है, ठीक पहले नहीं है, से पहले है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बीच में आ रहा है भी इसके कैंडिडेट। आगे देखो भी डी की परीक्षा ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, डी की परीक्षा ना वो ए की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है, तो यहां पे आपका डी आ जाएगा, लेकिन यह गुरुवार को नहीं है, यानी डी की जो परीक्षा है वो गुरुवार को नहीं है। अब लेकिन, किंतु, परंतु और ये किसके लिए आते हैं, ये पहले वाले के लिए आते हैं भी, और पहला वाला यहां पे कौन सा है, तो यहां पे डी है भी पहला वाला, और ये यहां पे दूसरा है, ए है ना वो दूसरा है और डी है वो पहले वाला है, तो जो जिसका जिसका है जिसके लिए है वो किसके लिए आते हैं, तो वो दूसरे के लिए आते हैं, यानी ए के लिए आता, और लेकिन किंतु परंतु ये किसके लिए आते हैं, तो ये पहले वाले के लिए आते हैं, यानी डी के लिए आया है। उसके बाद में इसने बोला भी एफ और ई, एफ की परीक्षा ई की परीक्षा से पहले किसी दिन होनी है, एफ की जो परीक्षा है ना वो ई की परीक्षा से पहले किसी दिन होनी है भी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में इसने बोला किंतु 20 के बाद होनी है, परंतु एफ की परीक्षा ई से पहले किसी दिन है लेकिन बी के बाद में है, बी के बाद में है। ई की परीक्षा रविवार को है, ई है उसकी परीक्षा कब है भी, रविवार को है, तो ई नीचे नीचे आएगा भी, ई की परीक्षा रविवार को है यानी संडे को होगी, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को है। अब देखो अब इसमें किसको सेट किया जाए भी, ये तो आ ही नहीं सकता भी डी, तो ये तो आ ही नहीं सकता, डी सोमवार को नहीं आ सकता भी, ठीक है, और ये वाला पोर्शन तो सोमवार को आ ही नहीं सकता। अब सर जी क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी के जस्ट बाद में ए का पेपर होना है, तो डी यहां पे मंगलवार को तो सी है ही, और डी अगर सोमवार को रख दो तो यहां पे डी के जस्ट बाद में ए का पेपर होना है, यहां पे सी का हो रहा है भी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो भी बी, इसने बोला है बी के बाद है, अब ये नहीं बोला जस्ट बाद है, तो बी को अपन क्या रखेंगे, यहां पे सोमवार मंडे को रख दो भी। उसके बाद में इसने बोला है उसके बाद में इसको क्रमवाइज रख दो, इसको क्रमवाइज रखो क्योंकि ये आपका गुरुवार को नहीं है भी, डी है ना, डी का पेपर है वो गुरुवार को नहीं हो सकता, इसने यहां पे दे रखा है गुरुवार को नहीं है, तो डी का जो पेपर है वो बुधवार को करवा दो आप, डी का पेपर बुधवार को करवा दो। उसके बाद में जस्ट ए का पेपर हो जाएगा, और उसके बाद में यहां पे एक आदमी का गैप, और उसके बाद में आपका जी का हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे इसने बोला भी एफ की जो परीक्षा है वो ई से पहले किसी दिन है, तो इसका मतलब आपका एफ है वो यहां पे आ जाएगा भी, ठीक है। अब संडे को ई है ही, तो यहां पे आपका ये बुधवार को हो जाएगा, और ये ए है वो गुरुवार को हो जाएगा, और एफ है वो फ्राइडे यानी शुक्रवार को हो जाएगा, जी है वो सैटरडे को यानी शनिवार को हो जाएगा। तो पूछा है इसने एम ये मंडे को पूछा है भी, मंडे यानी मंडे को यानी सोमवार को किसका पेपर होगा, तो ये बी का होगा भी, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा, यहां पे शर्तें दे रखी है आपको इस प्रकार से, ये दे रखी
शर्तों के हिसाब से बताना भी, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक प्रतीक है तो अंतिम घटक प्रतीक नहीं है भी। यदि पहला एक घटक सम संख्या है, पहला घटक सम संख्या भी नहीं है। यदि प्रश्न में 2 से अधिक विषम संख्याएं हैं, देखो भी 2 से अधिक विषम संख्या क्या 7 है और 3 है, 2 विषम संख्याएं, 2 से अधिक विषम संख्याएं नहीं है भी, तो ये भी आपका नियम लागू नहीं होगा भी, 2 से अधिक विषम संख्याएं होनी चाहिए। अब देखो भी यदि इनमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो कूटों को उनके मूल रूप में ही उपयोग किया जाना चाहिए भी। तो यहाँ पे 7 को क्या लिखेगा, के लिखेगा, और हैज को क्या लिखेगा, वाई लिखेगा, और उसके बाद में डॉलर को क्या लिखेगा, पी लिखेगा, और 4 को क्या लिखेगा, टी लिखेगा, 6 को क्या लिखेगा भी, यू लिखेगा, एट द रेट को क्या लिखेगा, एल लिखेगा, और 4 को क्या लिखेगा, टी लिखेगा, और इस साइन को क्या लिखेगा भी, ई लिखेगा, और 8 को क्या लिखेगा, क्यू लिखेगा, और 3 को क्या लिखेगा, डब्ल्यू लिखेगा। तो यहां पे आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको पहले बोर्ड मास के नियम का पालन करना है, पहले आपको भाग वाला पोर्शन सेट करना है, और इसमें आपको निकटतम मान पूछा है भी, ठीक है। निकटतम मान क्या होगा, जैसे ही भाग वाला होगा देन उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई वाला करना है, और फिर आप प्लस या माइनस में से कोई भी एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी यहां पे भाग दिया इनमें से, तो ये आपके पास में निकल के आ गया 4.003। उसके बाद में हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका मान आ गया 8.991। अब 4.003 है, इसको हमने ऐड कर दिया 12.998 के साथ में, तो आपका मान आएगा 17.001, और 17.001 में से आपने माइनस किया 8.991, तो आपके पास में मान आ गया 8.01। अब ये निकटतम मान किसका है भी, ये निकटतम मान है वो 8 के है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको यहां पे बताना ये है कि कितनी रेसिपीज में दिए गए मसालों में से केवल किन्हीं 2 का उपयोग है, केवल किन्हीं 2 का उपयोग है, 3 का नहीं होना चाहिए, न सिंगल का होना चाहिए, केवल नाम आ गया ना, केवल किन्हीं 2 का उपयोग है। तो यहां पे देखो भी ये जो रेसिपीज है ये क्या है, 2 का उपयोग हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पे 12 आ गया एक तो, और उसके बाद में एक ये आपका 7 जो संख्या है ये भी क्या है 2 के अंदर ही है, और ये जो आपकी एक 14 है ये भी क्या है 2 के अंदर है। तो ये यहाँ पे आपके पास में 14 और 7 21, और उसके बाद में 7 और 4 11, और 2 कितने हो जाएंगे भी 13, 1 और ये हो जाए 33 हो जाएगा भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस प्रकार से हम रीजनिंग के क्वेश्चन का सोल्व आउट कर रहे हैं उसी प्रकार से आपकी साइंस वाली भी क्लासें चल रही है भी, और साइंस के लगभग हमने है वो 96 पेपर है वो सोल्व कर लिए अभी, 96 पेपर आपके सोल्व आउट कर लिए हैं। और वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के उस सीरीज को भी देखिएगा। बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे साइंस करवाई जा रही है, और लगभग कल से आपकी जो क्लास है वो मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी भी कल से, इट्स ओके। तो वो क्लास भी आप देखिएगा, बढ़िया से प्यार दीजिएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और जैसे ही अपना ये साइंस वाला पोर्शन है वो जल्दी खत्म होने वाला भी, 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा ग्रुप डी वाला। उसके बाद में एएलपी वाले स्टार्ट करेंगे भी। एएलपी के 15 पारियों के अंदर पेपर हुए, उसमें प्रत्येक क्लास है वो आपकी साइंस की 9 बजे वाली स्टार्ट कर देंगे भी, 9 बजे है वो क्लास शुरू हो जाएगी। अब वो भी आपकी 9 बजे स्टार्ट कर देंगे भी, यानी साइंस वाली आपकी 9 बजे क्लास है वो शुरू हो रही है, लग रही है भी 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो उसी जगह है वो आपकी एएलपी साइंस वाले क्वेश्चन है वो करवा दिए जाएंगे, और जैसे ही एएलपी वाला खत्म होगा उसके बाद में आपके टेक्नीशियन वाले शुरू कर देंगे भी, 9 बजे क्लास ही रखेंगे उनकी। और हमारा रीजनिंग का जो पोर्शन है ना वो आपका 11 बजे क्लास चलती है रीजनिंग वाली, प्रत्येक पेपर की इस प्रकार से सोल्व आउट कर रहे हैं। और आपकी कल से है वो मैथ वाली क्लास भी आपकी शुरू कर दी जाएगी, इट्स ओके। तो इसके अंदर देखो भी यहां पे अनोदर जो शब्द दे रखा है उसके अंदर आपको अक्षरों की स्थिति के कितने अक्षर अपरिवर्तित है इसको अल्फाबेट के हिसाब से रखने पर, तो ए, उसके बाद में NOTHER ये है। अब इसको अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है, तो ए, उसके बाद में क्या आएगा ई, और उसके बाद में एच आ जाएगा,
और फिर आपका एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा और फिर आर आ जाएगा और फिर टी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऐसा अक्षर है जिनकी कंडीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सारे के सारे चेंज हो गए भी। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है, वही नियम है वो आपका यहाँ पे लागू होगा और वही नियम है वो आपका इनमें से किसी एक के अंदर लागू होगा। देखो 12 है, फिर 61 है और फिर 7 है। तो यहां पे नियम लागू ये हुआ भी 7 का हमने किया स्क्वायर, 7 का स्क्वायर किया 49 और 49 में हमने प्लस कर दिया 12 तो आ गया 61। चीजें समझे क्या? आगे देखो 15, 51 और 6, अब इनके बीच में कौन सा नियम लागू हो रहा है? इनके बीच में नियम लागू हो रहा है 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 36 में 15 प्लस कर दो तो ये आपके पास में 51 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखो भी कौन सा नियम लागू हो रहा है। अब 5 का स्क्वायर करूंगा 25 और 25 में 20 जोड़ूंगा 54 नहीं होगी भी। ठीक है, 9 का स्क्वायर करूंगा 81 और 81 में यानी 81 का इकाई 6 है, 1 है और 1 में 6 जोड़ूंगा 7 ही होगा तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा और 16 4 का स्क्वायर 16 करूंगा, 16 के अंदर अगर मैं 6 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो 8 होगा तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो भी 8 का स्क्वायर 64 है, 8 का स्क्वायर 64 और इसके अंदर 14 ऐड करूंगा तो ये 78 हो जाएगा भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षर युग्म आपको ज्ञात करने हैं। तो डायरेक्ट आप इसकी संख्या कोड लिखो। आर 18 पे आता है और ओ 15 पे आता है, ए है वो 1 पे आता है और एस है वो 19 पे आता है, टी है वो 20 पे आता है और ई है वो 5 पे आता है और आर है वो 18 पे आता है और एस है वो 19 पे आता है। देखो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 नहीं बना। 15 से शुरू कर दो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नहीं बना। 1 से शुरू करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बना। 19 से शुरू करो, 19 और 20 तो एक आपका ग्रुप बन गया 19 और 20 का। उसके बाद में आगे 20 से सारे छोटे नहीं बनेगा। फिर 20 से शुरू करोगे तो 20 से सारे छोटे आगे वाली संख्या नहीं बनेगी। फिर 5 से 5, 6, 7 इसका भी नहीं बनेगा। फिर 18 और 19 तो ये आपके पास में एक है 18 और 19 का ग्रुप बन गया भी, 18 और 19 का ग्रुप बन गया। उसके बाद में वापस पीछे चलना है आपको, दोनों तरफ देखना। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 नहीं बनेगा। 18 से शुरू करो, 18, 19 और 20 तो एक 18 और 20 का ग्रुप बन गया भी। ठीक है, और उसके बाद में 5 से शुरू करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 20 से शुरू करोगे तो 20, 21, 22, 23, 24 नहीं बनेगा। फिर 19 से सारी संख्याएं छोटी है, इसका भी नहीं बनेगा। एक है 1, 2, 3 इससे भी नहीं बनेगा। 15 और 16 नहीं बनेगा। तो इसके 3 ही ग्रुप बनेंगे भी, इसके आपके 3 ही ग्रुप बनेंगे। एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी यदि इनमें से प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद आने वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा भी। तो यहां पे प्रत्येक अक्षर के प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को चेंज करना है। तो यहां पे कितने ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं होगा ये आपको बताना है। तो यहां से देखें तो टी के बाद में यू आता है तो इसमें तो स्वर आएगा भी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। और यहां पे देखें तो आपका पी के बाद में क्यू और ए के बाद में बी और एल के बाद में एम, तो इसके अंदर नहीं होगा भी, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं होगा। यहां से शुरू करें तो टी के बाद में यू आता है तो ये भी नहीं होगा भी, इसमें स्वर आ जाएगा। टी के बाद में यहां पे भी यू आता है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही शब्द होगा जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना भी क्या संख्या आएगी। पहला और दूसरे के साथ में जो रिलेशन है वही तीसरा और चौथे के साथ में और वही 5वां और छठे के साथ में होना चाहिए। तो 6 और उसके बाद में इसको 150 लिखा है भी। ठीक है, उसी प्रकार से 4 और यहां पे इसने 36 लिखा है भी। और यहां पे देखो 5 और यहां पे बताना क्या आएगा। देखो 6 से पहले वाली संख्या कौन सी है? 6 से पहले वाली संख्या कौन सी है? आप बोलोगे सर 5 है। 6 से जस्ट पहले वाली संख्या 5 है। तो 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 25 और फिर 25 का मल्टीप्लाई करवा दो 6 के साथ में 150 हो जाएगा। 4 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है? 3 है। तो 3 से यहां पे स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9 और 9 का मल्टीप्लाई करवा दो 4 के साथ में तो 36 हो गया। इसी प्रकार से 5 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी है? 4 है और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16 और 16 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे
5 का, तो यहाँ पे 16 5 80, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 80, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको कथन बताना है, सभी तार स्विच है, सारे के सारे टी से तार बना दो और ये स्विच के अंदर लगा दो भी, ये स्विच के अंदर लगा दो। और कोई स्विच पाइप नहीं है, कोई भी स्विच है वो पाइप नहीं है, तो पाइप वाला जो डायग्राम है वो कहां पे नहीं जा सकता भी, वो स्विच वाले में नहीं जा सकता भी। कोई भी पाइप है वो स्विच नहीं है, तो पाइप वाला जो डायग्राम है वो स्विच में नहीं जाएगा भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी सभी बल्ब है, सभी जो बल्ब हैं वो किस में आ रहे हैं, पाइप में आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो आपके बी से बल्ब है वो पाइप में आ जाएंगे। अब देखो भी, पाइप जब स्विच में नहीं जाएगा तो पाइप है वो यहाँ पे तार में भी नहीं जाएगा, और बल्ब है वो स्विच में भी नहीं जाएगा, और बल्ब है वो तार में भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर बल्ब है वो स्विच में चला गया तो इसका मतलब पाइप है वो स्विच में है, पाइप है वो स्विच में है, तो इसका मतलब ये अपना ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा भी, ठीक है। तो निष्कर्ष देखो, कोई तार पाइप नहीं है, कोई भी आपका जो तार है वो पाइप नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता भी, क्योंकि स्विच है वो पाइप में नहीं जा सकता, तो तार है वो पाइप में नहीं जा सकता भी। और कोई बल्ब स्विच नहीं है, कोई भी आपका जो बल्ब है वो स्विच नहीं है, तो पाइप जब स्विच में नहीं जा सकता तो बल्ब वाला भी स्विच में नहीं जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। अब इसके निष्कर्ष, दोनों के दोनों निष्कर्ष सही है, इनके निष्कर्ष है वो नेगेटिव आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्टेटमेंट है ना वो नेगेटिव है भी, तो इसका जो निष्कर्ष है वो नेगेटिव आ सकता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, तो इसके अंदर दोनों सही हो जाएंगे भी, दोनों के दोनों सही है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब यहां पे बताना भी कौन सा नियम लागू हो रहा है। अब इसके अंदर पी वाई और उसके बाद में आर डब्ल्यू और उसके बाद में टी यू, तो यहां से देखें तो पी आता है 16 पे, 16 में से आपको क्या करना है, प्लस 2 कर दिया भी, तो 18 आ गया, और 18 से प्लस 2 कर दिया तो आपके पास में कितना आ गया, 20 आ गया। इसी प्रकार से y है, y में से हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया भी, y में से -2 किया 23, y 25 पे आता है, 25 में से 2 23, और 23 में से 2 माइनस किया तो 21 आ गया भी, ठीक है। यही प्रोसेस अब यहाँ पे लागू हो रही है इसके अंदर, EN और उसके बाद में ZL और उसके बाद में IJ, तो यहाँ पे देखें तो E आता है आपका 25 पे, 5 पे, और 5 में से 2 जोड़ा 7, 7 में से 2 जोड़ा 9, तो यानी +2 कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें देखें तो ये आता है n आता है 14 पे, -2 किया 12, 12 में से 2 माइनस किया तो 10। इसी प्रकार से इसके अंदर देखो भी D आता है 4 पे, 4 में से 2 प्लस करेगा तो 6 आएगा, तो यहाँ पे E आ रहा है तो ये नहीं होगा। U आता है 21 पे, और 21 में +2 करेगा तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 23 आना चाहिए, ये T आ रहा है भी, तो ये भी नहीं होगा। M आता है आपका 13 पे, 13 में +2 किया तो 15, और 15 में +2 किया तो 17, ठीक है, इसमें तो +2 कर रहा है। और यहाँ पे अगर -2 करेंगे तो 18, और 18 में -2 करोगे तो 16, तो इसका मतलब यहाँ पे लागू हो रहा है भी, यहाँ पे आपका नियम लागू हो रहा है, 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है भी, विषम अंक के अंदर आपको 1 जोड़ना है और सम अंक के अंदर आपको 1 घटाना है भी। तो आपको ओड के अंदर तो क्या करना है, +1 करना है, ठीक है, और इवन के अंदर है वो आपको क्या करना है, -1 करना है। तो यहां से देखो भी ये हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस किया, 8 में से 1 माइनस किया 7, 6 में से 1 माइनस किया 5, 5 में से 1 जोड़ोगे 6, 4 में 1 माइनस करोगे 3, 7 में 1 जोड़ोगे 8, 2 में 1 माइनस करोगे 1, और 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, और 2 में 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। तो यहां पे आपको क्या बताना है, इस प्रकार बनी संख्या में बाएं सिरे से तीसरा, तो बाएं सिरे से तीसरा 6 नंबर है और दाएं सिरे से तीसरा 1 है, तो दोनों का अंतर बताना है भी, दोनों का अंतर बताना 6 - 1 = 5। यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या, इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करना है भी, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिएगा भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखो भी यहाँ पे 5 लड़कियां हैं, बिन्ना, एलिसा, हेमा, केतकी और जोया, एक वर्ताकार मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। कोई दिक्कत नहीं है, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बिठा दो भी 5 लड़कियों को। ये लो 5 लड़कियां हैं और 5 ही सीट बना ली। बिन्ना केतकी के बाईं ओर ही बगल में है, बिन्ना है ना वो केतकी के, ये लो केतकी, यहाँ पे के से केतकी, और इसके बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, बिन्ना है, तो यहाँ पे बायां ये होगा भी, यानी जब मुख केंद्र की ओर हो तो बायां ये होगा भी, ये इसका बायां होता है और ये इसका दायां होता है। चीजें समझे क्या।
उसके बाद में इसने बोला भी हेमा जोया के दाईं ओर ठीक बगल में है। एक बार इसको होल्ड पे रखो। बिन्ना और एलिसा के बीच में, बिन्ना और एलिसा के बीच में केवल केतकी है, तो बिन्ना ये रही और एलिसा को मैं यहां पे रख दूं, तो बिन्ना और एलिसा के बीच में केतकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में इसने यहां पे देखो भी क्या बोला है, पहले होल्ड वाला देखो, हेमा जोया के दाईं ओर है। हेमा है ना, वो जोया के दाईं ओर है, तो जोया को मैं यहां पे रखता हूं, तो जोया का दाया कौन सा होगा ये, तो यहां पे हेमा आ जाएगी। एलिसा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो एलिसा ये रही और इसके दाईं ओर, तो एलिसा का दाया कौन सा होगा ये, और दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो ये आपका है जोया हो जाएगी, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, और कौन सा निष्कर्ष है वो निकाला जा सकता है ये आपको बताना है। एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई करने की सूचना दी है जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्व क्लासेस शुरू की है। यानी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उसने तब से सब्सक्रिप्शन के माध्यम से लगभग दोगुनी कमाई की सूचना दी। अब ये दोगुनी कमाई की सूचना कब दी, जब से उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासें शुरू की है। अब यहां पे कथन क्या है, तो कथन का मतलब ये है भी एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है, उसने क्या है अपना सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लासें दे रहे हैं वो क्लासें सब्सक्रिप्शन के ऊपर है अभी, और उसके माध्यम से उनकी कमाई है वो दुगनी होगी, यानी पैसे लेते हैं वो भी, जो आपको क्लासें दे रहे हैं उनकी पैसे ले रहे हैं वो, तो उससे उनकी जो कमाई है वो दुगनी हो गई है। अब यहां पे निष्कर्ष क्या निकाला गया, कोई भी अन्य ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासें हैं वो पेश नहीं करता। तो इसके बारे में तो अपन नहीं बता सकते भी पेश करता है या नहीं करता, उसके बारे में तो क्या पता पेश करता हो और क्या पता पेश नहीं कर रहा हो अभी, ठीक है। उसके बाद में जो छात्र उक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें नियमित कक्षाओं का विकल्प चुनने वाले की तुलना में 2 गुना शुल्क देना पड़ता है। अब ये भी अपन नहीं बता सकते भी, यानी जो नियमित क्लासें ले रहा है उनकी तुलना में उसे दुगना शुल्क देना पड़ रहा है या फिर शुल्क नहीं देना पड़ रहा, उसके बारे में भी अपन नहीं बता सकते भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होंगे भी, लेकिन उसने स्टेटमेंट में यही बोला है भी जब से उन्होंने जो सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उनकी कमाई दुगनी होगी, जब से उन्होंने क्या है प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्लासें वो शुरू की है। अब उसका सब्सक्रिप्शन दुगना है या फिर नहीं है उसके बारे में तो नहीं बता रखा, और न ही अपन ऐसा अनुमान लगा सकते भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत है इसमें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, कौन सा सत्य है इसके आधार पर ये आपको बताना है। देखो भी, सी से एन बड़ा है क्या, तो सी आपका ये रहा भी, और बी सी यहाँ पे बी से एन बड़ा है और बी से ही सी बड़ा है, तो इसका मतलब ये बात गलत है, ये अपन नहीं बता सकते भी। ई से एन बड़ा है क्या, तो ई से एन बड़ा है ये भी अपन नहीं बता सकते, क्योंकि सी से ई बड़ा है और बी से सी बड़ा है, यहाँ पे बी से सी बड़ा है और सी से ई बड़ा है, तो ये भी अपन नहीं बता सकते भी, ठीक है। और उसके बाद में एच से बी बड़ा है क्या, एच आपका ये रहा भी, एच आपका ये रहा, और एच से बी बड़ा है क्या, तो ये भी नहीं बता सकते। यहाँ पे तो एच बड़ा है भी, यानी बी से एन या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और एन से एच बड़ा है, एन से एच है वो बराबर है, तो ये भी बात सही नहीं है। उसके बाद में बी से जे बड़ा है क्या, बी से आपका जे बड़ा है क्या, तो ये बात सही है भी, ये बात बिल्कुल सही है। यहां पे देखो बी और एन, बी से एन या तो बराबर है, बी के एन है वो या तो बराबर है या फिर एन बड़ा है, और एन और एच है वो दोनों बराबर हैं, और एच से जे बड़ा है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं बी से जे बड़ा है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर कथन दे रखा है भी सभी चीनी गुड़ है, सारे के सारे जो आपकी चीनी है ना वो किस में आ जाएगी, चीनी है वो आपकी सारी की सारी गुड़ में आ जाएगी भी, ठीक है। तो ये आपका गुड़ हो गया। उसके बाद में कोई भी गुड़ स्वीटनर नहीं है, तो स्वीटनर है, एस से स्वीटनर बना दो, स्वीटनर है वो आपका गुड़ के अंदर नहीं आ सकता भी, और सभी स्वीटनर है वो फल है, सारे के सारे जो आपके स्वीटनर है वो क्या है फल के अंदर आ जाएंगे, तो सारे के सारे स्वीटनर है वो एफ से फल हो जाएगा भी।
अब इसके दो डायग्राम बन सकते हैं। अब सर जी दो कैसे? देखो, एक तो चीनी का तो ये हो गया, चीनी यानी सारी की सारी चीनी है वो किस में आ जाएगी? गुड़ के अंदर आ जाएगी, तो ये लोग गुड़ के अंदर आ गए। और उसके बाद में ये स्वीटनर है ना, ये क्या नहीं है? ये गुड़ नहीं है अभी। तो आपका जो फल है, सारे के सारे स्वीटनर है वो फल है, तो आपका फल वाला इस प्रकार से कट भी कर सकता है और इस प्रकार से ये आपका फल वाला हो गया, और फल वाला है वो इस प्रकार से भी आ सकता है, सभी को कवर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो डायग्राम बनते हैं इसके। तो इसने देखो निष्कर्ष क्या है, कोई भी चीनी स्वीटनर नहीं है। अब कोई भी चीनी है ना स्वीटनर नहीं है, तो यहां पे ये बात सही है भी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्यों सही है भी? यहां पे आपका जो गुड़ है ना, जो स्वीटनर है वो गुड़ नहीं हो सकता, तो कोई भी चीनी है वो स्वीटनर नहीं हो सकती भी, कोई भी चीनी है वो आपकी स्वीटनर नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ गुड़ स्वीटनर है, कुछ जो आपके गुड़ है ना वो स्वीटनर के अंदर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते भी, बिल्कुल नहीं आ सकते, ये बात गलत है। और कुछ गुड़ चीनी है क्या? कुछ जो आपके गुड़ है वो चीनी के अंदर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आ रहे हैं भी, ये बात सही है। गुड़ वाला जो पोर्शन है वो कुछ चीनी के अंदर आ रहा है, सही है, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा निष्कर्ष अब इसका सही है भी, पहला और तीसरा सही है, तो यहां पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने है वो एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा भी। और क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, ठीक है। बढ़िया सेशन चल रहा है, बढ़िया सीरीज चल रही है, बढ़िया तरीके से आपको करवाया जा रहा है। रीजनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आपका जो साइंस वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होने पे है, और मैथ वाली है वो कल से आपकी क्लासें शुरू हो जाएगी। तो बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कीजिए, बढ़िया तरीके से आप निकालिएगा। और मेरा तो यही मानना है, अगर आप किसी पेपर को फाइट करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले है वो आपको उनके प्रीवियस ईयर का पता होना चाहिए भी। आप तभी किसी पेपर को फाइट कर पाओगे जब आपको उनका प्रीवियस ईयर का पता होगा भी, प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टीसीएस जो यहाँ पे एएलपी का पेपर लिया टीसीएस ने, वो भी अपन कंप्लीट करेंगे। उसमें जितने भी रीजनिंग के हैं, साइंस के हैं और मैथ के हैं, वो मैं अलग अलग क्वेश्चन करवा दूंगा, और वो भी एग्जाम से पहले करवा दूंगा। और कुछ के कमेंट आते हुए सर एनसीईआरटी करवाइएगा, तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी वाली भी जो सीरीज हमने चला रखी थी वो भी अपन रिवीजन कंप्लीट करेंगे। और जो टेक्नीशियन का पेपर हुआ था उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए वो अलग से करवा दूंगा, मैथ के क्वेश्चन पूछे गए वो अलग से करवा दूंगा, और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो आपके अलग से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सीरीज है वो आपकी बढ़िया और 100%, कहने का मतलब ये है भी 100% सिलेक्शन वाली सीरीज है भी। तो दब के लाइक कीजिएगा, दब के यहाँ पे शेयर कीजिएगा, और दब के यहाँ पे जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। तो रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।